बारी हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल इन्फो आइलैंड। सो गाइज आज हो गई है 24 जून, जिसमें आज का आपका आरआरबी एनटीपीसी का 24 जून का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जा चुका है रेलवे बोर्ड के द्वारा। सो गाइज जिसमें आपके आज के इस पेपर में जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे ही क्वेश्चंस हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइज अगर आप में से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है, सो जरूर से कमेंट करके बताइएगा। और अगर इफ आई मिस आउट ऑन एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू जीके जीएस तो आप प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, सो दैट इट हेल्प्स द अदर कैंडिडेट्स आल्सो। एंड इसके अलावा इफ यू गाइज आर वन ऑफ दोज कैंडिडेट्स जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है आरआरबी एनटीपीसी का बट दे आर प्रिपेयरिंग फॉर सम अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सो गाइज उनके लिए भी ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस तरह के जो जीके जीएस क्वेश्चंस होते हैं दे एक्चुअली प्रिपेयर यू एंड बूस्ट योर प्रिपरेशन लेवल। और उससे आपको पता भी लगेगा मोटा मोटा कि भाई इस साल आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो कैसा रहा, किस तरह का ट्रेंड रहा, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो चलिए दोस्तों, अब जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आज यानी 24 जून के फर्स्ट शिफ्ट के आपके आरआरबी एनटीपीसी के पेपर में पूछे गए हैं। और यस, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाओ यार, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, इट्स कॉस्ट यू नथिंग। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी हिट कर देना जिससे कि यू नेवर मिस एनी अपडेट कमिंग फ्रॉम अस, और किसी भी तरह का कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप मिस ना करो, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको डेली हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। सो नाउ लेट्स क्विकली गेट इनटू द वीडियो एंड लुक फॉर द क्वेश्चंस। तो गाइस फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था एक बिल के बारे में, दैट विच बिल कैन नॉट बी पास्ड इन द पार्लियामेंट विदाउट द प्रेसिडेंट्स अप्रूवल। ठीक है, पार्लियामेंट में बिल पास होते हैं ये तो हम सब जानते हैं, कौन कौन से बिल होते हैं ये भी हम सब जानते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा बिल जो कि सिवा मतलब जो प्रेसिडेंट की अप्रूवल होता है उसके बिना उसको आप प्रेजेंट नहीं कर सकते हो, उसके बिना आप उसको पास नहीं कर सकते हो, वो होता है मनी बिल। सो मनी बिल इज गाइस द करेक्ट आंसर। जो मनी बिल होता है दैट में ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है ऑन द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। सिर्फ और सिर्फ अगर प्रेसिडेंट रेकमेंड करता है उस चीज को तो आप उसको पास कर सकते हो, उसको आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, it must be passed in Lok Sabha by a simple majority of all members present and their voting. So money bill is the correct answer. Who is moving on to the next question, that who is the Director General of the Directorate General of Civil Aviation at present? So guys, iska correct answer hoga Faiz Ahmed Kidwai. So Faiz Ahmed Kidwai is the correct answer. तो गाइज जो सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं फैज अहमद किडवाई, वो 1996 बैच के ऑफिसर हैं और ये मध्य प्रदेश कैडर से बिलोंग करते हैं। एंड इसीलिए उनको नया न्यू डायरेक्टर जनरल यानी कि न्यू डीजी अपॉइंट करा गया है, डीजीसीए का, विच इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। सो गाइज ये छोटी छोटी जो फुल फॉर्म्स होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो ये भी जरूर से याद कर लेना, क्योंकि अगर इनसे रिलेटेड कुछ आपको पूछा जाता है देन यू विल बी इन अ पोजीशन टू आंसर दैट। ओके, okay, next question, where did the European Committee conference take place in November 2024? So guys, Budapest, Hungary is the correct answer, जहां पर ये हुआ है। Who is credited with establishing the first Kothi factory trading post in India in 1606? So guys, मछलीपट्टनम जो जगह है जो कि आज के समय में आंध्र प्रदेश के नाम से जाना जाता है, that is the correct answer. So मछलीपट्टनम. Okay, next is, where did the sixth summit of the European Political Community, which is EPC, European Political Community, held in 2025, was set to take place on May 16, 2025. So हुआ कब था? 16 मई 2025 को हुआ था। और बात करें कि कहाँ हुआ था, तो गाइज अल्बानिया में हुआ था। और ये जो ईपीसी की सिक्स्थ समिट मीटिंग है जो कि अभी हमने बात करी, 16 मई 2025 को हुई थी, अल्बानिया में हुई थी, एट स्कैडनबर्ग स्क्वायर जो एक जगह है वहां पर। एंड इट वाज फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुअल मैक्रोन, तो फ्रेंच प्रेसिडेंट आपको जानना है, जो 9 मई 2022 को ओरिजिनली प्रपोज किया था, जिन्होंने इस आइडिया को ऑफ डेवलपिंग अ फोरम फॉर पॉलिटिकल डायलॉग बिटवीन यूरोपियन कंट्रीज। तो ये चीज भी ध्यान में रखना है। ओके, next question, the ASCII value of the uppercase letter B is what? So guys, uppercase letter जो B है उसका जो ASCII value होता है वो 66 होता है।
ओके, तोप खाना इज रिलेटेड टू विच डायनेस्टी? तो गाइस तोप खाना जो है ये एक वंश में बहुत ज्यादा फेमस था, जो कि है मुगल वंश। ओके, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड सन्यासी विद्रोह? सो गाइस जो मेन कॉजेज हैं जिसके कारण इस सन्यासी विद्रोह को किया गया था, वो यही थे कि जो ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज थी वो ज्यादा थी, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लोकल पीजेंट्स हो रहा था, फेमाइन और हंगर को काफी लोग फेस कर रहे थे, एंड प्रोहिबिशन ऑन सन्यासीज फ्रॉम विजिटिंग पिलग्रिमेज साइट, उनको जाने नहीं दिया जाता था जो भी सन्यासीज थे वहां पर। और ये इस तरह की कुछ पॉलिसीज थी जो कि अफेक्ट करती है सभी तरह के लोगों को, चाहे वो लोकल कम्युनिटीज हों या फिर किसी बड़ी कम्युनिटी का पार्ट ही क्यों ना हो। सो ये कुछ ऐसे रीजन थे जिनके कारण सन्यासी विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट इज इंडिया हैड अप्रूव्ड इट्स सिटीजनशिप थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन दिस ईयर, और दिस ईयर से यहाँ पे मेरा मतलब है विच ईयर, ठीक है, किस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ किस साल में जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें नागरिकता से रिलेटेड चीजें लेकर आया था। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा 26 नवंबर 1949, जिसमें अप्रूव हुई थी। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या है, बहुत से बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। गाइज आपको अप्रूव का पूछा गया है तो आपको अप्रूव ही बताना है, आप इम्प्लीमेंटेड नहीं डाल सकते, ठीक है, दो अलग अलग चीजें हैं। 26 नवंबर 1949 को अप्रूव हुआ है और 26 जनवरी 1949 को इम्प्लीमेंट हुआ है, ये डिफरेंस है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और अगर इससे पूछा जाता है कि किस आर्टिकल के तहत ये नागरिकता की चीजें आती हैं, सो गाइज इट इज गिवन अंडर आर्टिकल 5 to 11। ओके, 2021-2024 हाउ मच मनी एलोकेटेड फॉर फार्मिंग? सो इस साल 2021 से 2024 तक 1.22 लाख करोड़ रुपया कम से कम एग्रीकल्चर और फार्मिंग के लिए दिया गया है, ठीक है, क्योंकि जो फार्मिंग और एग्रीकल्चर है दे प्ले अ वेरी क्रिटिकल रोल इन आवर सेक्टर, ठीक है, चाहे वो आप कह लो बेसिक सेक्टर कह लो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी कहीं भी हो, लेकिन एग्रीकल्चर का सबसे ज्यादा रोल रहता है। ओके, तो जो इंटरिम यूनियन बजट था उसने एलोकेट करा था कितना, 1,27,469.88 करोड़ रुपीज, इतना फंड एलोकेट करा गया था फार्मिंग के लिए, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा ये हुआ था। एंड ऑफ दिस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने एलोकेट करा था इतना इतना परसेंट ऑफ मनी, तो ये भी आप देख सकते हो यहाँ पे। और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन के लिए भी इतना करोड़ रुपया दिया था, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये दोनों ही तीनों आपको चीजें याद रखनी है। ओके, who has been appointed president of the Institute of Chartered Accountant of India, जिसको हम ICAI, ठीक है, ICAI की फुल फॉर्म क्या है, Institute of Chartered Accountants of India, for 2025-26 session? So guys, Charanjot Singh Nanda is the correct answer। जो Institute of Chartered Accountants of India है, जो कि ICAI जिसका फुल फॉर्म होता है, जो लार्जेस्ट अकाउंटेंसी बॉडी है पूरी दुनिया में, उसका जो नया प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है वो किया गया है चरणजोत सिंह नंदा को। और 2025-2026 का जो सेशन है, जो टर्म है उसके लिए, और जो नंदा है वो एक वेटरन चार्टर्ड अकाउंटेंट रह चुके हैं विद ओवर 34 years ऑफ एक्सपीरियंस, और उनके पास 73rd प्रेसिडेंसी आती है इस तरह से ICAI की, ठीक है, सो 73rd प्रेसिडेंट आप उन्हें कह सकते हो। Okay, the 2025 Pulitzer Prize of Memoir or Autobiography was awarded to whom? So it was given to Tessa Hulse. So Tessa Hulse is the correct answer. और Hulse जो है was named the winner in the Memoir of Autobiography category for Feeding Ghost. ठीक है, इस चीज के लिए उनको मिला है, which also won the National Book Critics Circle's John Leonard Prize। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। एंड वॉज अ फाइनलिस्ट फॉर द कर्कस प्राइज ऑल्सो। तो ये तीनों ही प्राइज के नाम आपको ध्यान रखना है, कर्कस प्राइज, लियोनार्ड प्राइज और नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल का ये जो जॉन लियोनार्ड प्राइज है ये, और जो पुलित्जर प्राइज है ये। ओके, विच स्तूप मार्क्स द प्लेस वेयर बुद्धा केव फर्स्ट सर्मन? सो गाइज वो सारनाथ कहलाती है, तो सारनाथ इज द करेक्ट आंसर। सारनाथ जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है इंडिया में, वो एक रेवर्ड बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन है। इट मार्क्स द स्पॉट जहाँ पे गौतम बुद्ध ने डिलीवर करा था अपने सबसे पहला सर्मन आफ्टर अटेनिंग एनलाइटमेंट। Okay, हर्षवर्धन बिलोंग्स टू विच प्लेस? तो गाइस जो हर्षवर्धन है वो थानेसर हरियाणा में एक जगह है, थानेश्वरा, वहां से बिलोंग करते हैं।
बाय व्हाट नेम डज द ब्रिटिश नेम्ड इन प्रिंसली स्टेट? सो गाइस प्रिंसली स्टेट के दौरान जो ब्रिटिश लोग थे उनको पैरामाउंट पावर, रेजिडेंट या फिर ब्रिटिश सरकार के नाम से जाना जाता था। अंग्रेजी सरकार हुआ, ब्रिटिश सरकार हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, व्हाट आर इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस इन अ कंप्यूटर? तो गाइस जैसे कि हम सब जानते हैं एक कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट दोनों ही तरह की डिवाइसेस होती हैं जो कि बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, जिनमें कौन सी इनपुट डिवाइसेस होती हैं, कौन सी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं और कौन सी ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों ही होती है, वो मैं अब आपको बताने वाली हूँ। सो फर्स्टली विल बी कवरिंग द इनपुट डिवाइसेस। सो गाइस जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं वो बेसिकली यूज करी जाती है टू सेंड डेटा टू द कंप्यूटर। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस क्या करती हैं, सेंड डेटा करती हैं कंप्यूटर को प्रोसेसिंग में हेल्प करने के लिए। अब कुछ ऐसे इनपुट डिवाइसेस जैसे कि कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड जो होता है वो सबसे ज्यादा वाइडली यूज इनपुट डिवाइस होता है। किसी भी तरह का कोई भी डेटा अगर आपको एंटर करना है तो आप उसकी कीबोर्ड की मदद से कर सकते हो। इट इंक्लूड्स वेरियस कीज जैसे कि न्यूमेरिक, टाइपिंग, कंट्रोल, स्पेशल और फंक्शन कीज, ये सारा कुछ। इसके अलावा नंबर 2 पे आता है माउस। सो गाइस जो माउस होता है ये एक तरह का पॉइंटिंग डिवाइस होता है जो कि ऑन स्क्रीन जो कर्सर होता है ना उसको कंट्रोल करने के यूज में आता है और यूजर्स को ये अलाउ करता है बेसिकली टू सेलेक्ट एंड मूव आइटम्स, चाहे आप उसको क्लिक करके करो चाहे ड्रैग करके करो। नेक्स्ट है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जो होता है वो इस तरह का एक डिवाइस है जो कि मूव कर्सर को मूव करने के काम में आता है स्क्रीन पे। ठीक है, प्राइमरीली यूज्ड इन गेमिंग एंड कैड एप्लीकेशंस। इसके अलावा स्कैनर, स्कैनर जो होता है वो कैप्चर करता है इमेजेस को फिजिकल डॉक्यूमेंट से और फिर उनको एक डिजिटल फॉर्मेट में डाल देता है। अंत में आता है आपका माइक्रोफोन। सो माइक्रोफोन बेसिकली डज व्हाट, इट कैप्चर्स ऑडियो इनपुट एंड कन्वर्ट्स इट इनटू डिजिटल सिग्नल्स। सो ये सारी हैं इनपुट डिवाइसेस। गाइस इसके अलावा आप कुछ देख लेते हैं आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं। सो गाइस आउटपुट डिवाइसेस बेसिकली जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि वो इस तरह की होती हैं जो कि डिस्प्ले करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं ऐसे रिजल्ट्स जो कि कंप्यूटर प्रोसेसिंग में हमें मदद करते हैं। अब कौन सी ऐसी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, वो होती हैं जैसे कि मॉनिटर हो गया। सो गाइस जो प्राइमरी आउटपुट डिवाइस होती है जिसको हम बोलते हैं वीडीयू यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट, सो वो होता है हमारा मॉनिटर। ये बेसिकली डिस्प्ले करता है इमेजेस बाय अरेंजिंग पिक्सल ऑन अ रेक्टेंगल पैटर्न। ठीक है, इसके अलावा हो गया प्रिंटर। प्रिंटर क्या करता है, आपका प्रोड्यूस करता है हार्ड कॉपी। आप किसी भी तरह का डिजिटल डॉक्यूमेंट डालो, उसकी आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आप प्रिंटर के थ्रू ले सकते हो। और अलग अलग टाइप ऑफ प्रिंटर्स होते हैं जैसे कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स हो गया जो कि डॉट मैट्रिक्स में काम आता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हो गया जैसे कि लेजर और इंकजेट प्रिंटर्स होते हैं। ओके, इसके अलावा स्पीकर्स की अगर हम बात करें, वो भी एक तरह की आउटपुट डिवाइसेस है जो कि साउंड आउटपुट को प्रोड्यूस करता है कंप्यूटर से। और एंड में आता है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर बेसिकली क्या करता है, डिस्प्लेज विजुअल्स ऑन लार्जर स्क्रीन्स। ठीक है, कॉमनली प्रेजेंटेशंस और थिएटर्स में उसको यूज किया जाता है। सो दीज आर सम ऑफ द आउटपुट डिवाइसेस। नाउ वील बी कवरिंग सम डिवाइसेस जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों ही कैपेबिलिटीज रखती हैं, जैसे कि यूएसबी ड्राइव हो गया। सो गाइस यूएसबी ड्राइव जो होता है वो बेसिकली ट्रांसफर करता है डेटा बिटवीन डिवाइसेस, सो वो इनपुट भी है वो आउटपुट भी है। मॉडेम हो गया। मॉडेम क्या करता है, डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है ओवर टेलीफोनिक लाइंस, तो वो मॉडेम हो जाता है। अगला हो गया हेडसेट। हेडसेट बेसिकली कंबाइन करता है एक माइक्रोफोन को यानी कि इनपुट और स्पीकर को जो कि है आउटपुट। इसके बाद फैक्सिमाइल जैसे कि फैक्स मशीन हो गई, वो एक तरह का उसमें एक स्कैनर होता है और प्रिंटर होता है। तो ये कुछ ऐसी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस थी जो कि काफी ज्यादा क्रूशियल होती हैं अगर आपको इफेक्टिवली इंटरैक्ट करना है अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ और उनको अलग अलग एप्लीकेशंस में ऑप्टिमाइज करना है। सो दीज आर सम ऑफ द डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट एंड बोथ इनपुट आउटपुट। Okay, next question. Where was the inauguration edition of National Women's Hockey League 2025 organized? So guys, 2025 में जो ये नेशनल वुमेन्स हॉकी लीग का इनऑग्रेशन एडिशन खेला गया है वो रांची में खेला गया था, रांची झारखंड में। सो रांची झारखंड इज द करेक्ट आंसर। और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कब खेला गया, सो अप्रैल 30 से लेके मई 9 तक। Okay, what is the total fund amount of the National Agriculture Innovation Fund? So guys, National Agriculture Innovation Fund के लिए जो पैसा दिया गया है वो है 250 मिलियन। सो 250 मिलियन इज द करेक्ट आंसर। ओके, हाउ मेनी यूजीसी, यूजीसी से मेरा मतलब है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ऑफिसेज आर देयर इन दिल्ली।
सो गाइज यूजीसी के कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 3 ऑफिसेस एट प्रेजेंट मौजूद हैं दिल्ली में. Okay, which area has the rarest population density due to physical barrier in India? So guys, it's Arunachal Pradesh and Ladakh जिनकी बहुत ही rarest population density है. Okay, who was appointed as the new chairman of ISRO? So guys, ISRO की सबसे पहले फुल फॉर्म बता दो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसके नए चेयरमैन जिन्हें नियुक्त किया गया है वो हैं वी नारायण. सो जो वी नारायण हैं उनको एज अ न्यू चेयरमैन अपॉइंट किया गया है ऑफ इसरो, जो कि सक्सीड कर रहे हैं एस सोमनाथ को. जो एस सोमनाथ थे वो पहले चेयरमैन थे. अब जो नारायण हैं जो कि करेंटली डायरेक्टर भी हैं लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के, और उन्होंने अपना टेन्योर शुरू कर दिया जनवरी 14 2025 से, और 2 साल के पीरियड के लिए उनको इस चीज के लिए अपॉइंट किया गया है. ओके, 1947 the average life expectancy in India was approximately what? So guys, it was 32 years in the year 1947. उसके अलावा 1960 से 1965 के बीच में लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कितना था? सो गाइज अब देखो यहाँ पे 51 से 61 रहा था, 41 टू 43 इयर्स, ठीक है. और 61 से 71 तक रहा था 45 से 50 इयर्स अप्रोक्सीमेटली, लगभग इसी के बीच था. 71 से 1981 में आपका 52 इयर्स अप्रोक्सीमेटली रहा था. सो 60 से 65 अगर आपको देखना है तो इट्स लाइक 40 या 41 से आप 50 के बीच में देख सकते हो. सो सम अराउंड 40 टू 50 के बीच में, ठीक है. ओके, What is the sixth schedule of the Indian Constitution? So guys, जो sixth schedule है हमारे Constitution of India का, वो related है administration of tribal areas से, ठीक है. It holds a crucial role in our legal system as it outlines the administration of tribal areas in 4 Indian states. 4 Indian states का देखता है, जिसमें आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल है. और ये जो schedule है, it grants these tribal areas the status of autonomous entity, या फिर एंटाइटल्स बोल सकते हो आप. नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैग. कैग का फुल फॉर्म कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. सो जो कैग होता है, इट प्रेजेंट्स इट्स रिपोर्ट्स ऑन स्टेट फाइनेंस टू होम. सो इट प्रेजेंट इट्स रिपोर्ट टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट. सो गवर्नर ऑफ द स्टेट इज द करेक्ट आंसर. Next question, the list of states and union territories which is mentioned in schedule of the Indian Constitution. So आपसे पूछा गया था कि किस schedule में mentioned है. So guys, this state और union territories से related चीजें आपको first schedule of Indian Constitution में देखने को मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पिथौरा पेंटिंग से रिलेटेड कि ये जो पिथौरा पेंटिंग होती है ये किन लोगों से किया जाता है, या किन स्टेट्स में किया जाता है, किन डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है. सो पिथौरा पेंटिंग बेसिकली गुजरात और मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा. जो पिथौरा है वो एक तरह का रिचुअलिस्टिक पेंटिंग है जो कि दीवारों पर किया जाता है. राठवा, भील्स और भीलाला ट्राइब्स जो होते हैं ना, इन कम्युनिटी के जो लोग होते हैं उनके द्वारा किया जाता है. पिथौरा का बेसिकली मतलब है जो हिंदू डायटी है ऑफ मैरिज, ठीक है. सो हिंदू डायटी ऑफ मैरिज इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू द मीनिंग ऑफ पिथौरा. हिस्टोरिकली वो केव्स होती थी, वॉल्स होते थे और रॉक पेंटिंग्स में की जाती थी. और जो बाबा पिथौरा हैं वो ट्राइबल डायटी हैं जिनके ऑनर के लिए ये पेंटिंग्स बनाई जाती हैं. ओके, नेक्स्ट question, National Space Day is celebrated in India on the occasion of whose birth anniversary? So guys, Dr. Vikram Sarabhai is the correct answer, जो कि इंडियन स्पेस प्रोग्राम के जनक या फिर पिता या फिर आप फादर कह सकते हो, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम माने जाते हैं. Okay, next question. National Space Day was celebrated for the first time on honor of what? So on honor of Chandrayaan 3 जो हमारा मिशन सक्सेसफुल हुआ था उसके लिए नेशनल स्पेस डे मनाया गया था. और तभी ये अनाउंस कर दिया गया था कि हर साल 23 अगस्त को हम नेशनल स्पेस डे मनाएंगे इंडिया में टू कॉमेमोरेट द अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस जो हमने फेस किया था चंद्रयान 3 मिशन का, उसको सेलिब्रेट करने के लिए और लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए.
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? सो गाइस, इंडिपेंडेंस के समय में इट वाज 18.3% जो कि इंडिया की लिटरेसी रेट रही थी। और एजुकेशन थी बहुत बहुत ही ज़्यादा, बहुत आप कह सकते हो बहुत कम एक्सेसिबल थी, स्पेशली फॉर वुमेन और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज थी और जो रूरल पॉपुलेशंस थी। यही रीज़न था कि जो लिटरेसी रेट थी वो बहुत कम थी। सो जो लिटरेसी रेट है 18.3% जो कि 1951 में देखने को मिली थी, उससे फिर जब 2018 की आप कंपेयर करोगे ना, 2018 में तो इट वेंट अप टू 74.4%। तो काफी ज्यादा फिर चेंजेस देखने को मिले हैं समय के साथ। इट हैज डेफिनेटली कम अ लॉन्ग वे इन एस्टैब्लिशिंग अ वेल एजुकेटेड नेशन, बट यस, पीपल हैव फेस्ड स्ट्रगल इन कमिंग अप विद दैट। सो फिगर्स की अगर अपन बात करें तो 2018 तक, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इट वाज लाइक 74.4%। और इसमें अगर हम मेल लिटरेसी रेट की बात करें तो इट वाज लाइक 82.4%। एंड फीमेल्स की अगर अपन बात करें तो फीमेल लिटरेसी रेट वाज समवॉट 65.8%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच एक्ट वाज द फॉर्मेशन ऑफ द DFCCIL डन? सो गाइज, ये जो होता है, ये कंपनीज जो एक्ट है, कंपनीज एक्ट 1956, उसके तहत किया जाता है। और DFCCIL की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इट इज डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और ये जो DFCCIL है, ये एक तरह का स्पेशल पर्पस व्हीकल है जो कि सेटअप किया गया है अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज टू अंडरटेक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसके अलावा मोबिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज और कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, ये सारी ही चीजें जो होती हैं ये कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर देखी जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेट्यू इज लोकेटेड इन नॉर्थ साइड ऑफ नर्मदा? तो गाइस, जो नर्मदा रिवर है उसके नॉर्थ साइड में मालवा प्लेट्यू लोकेटेड है। So Malwa Plateau is the correct answer, which is basically located in the western Madhya Pradesh and southeastern Rajasthan. It is bounded by the Narmada River to the south, which is one of the major rivers in central India. और जो विंध्या रेंज है वो भी फॉर्म करती है, उसकी भी फॉर्मेशन होती है southern boundary of Malwa Plateau से, and it lies just north of the Narmada River. And the last question we have, what is the total area of Thar Desert? So guys, total area of Thar Desert है 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। इसके साथ साथ M0L0T2 जो है ये डायमेंशनल फॉर्मूला है किस चीज का? तो गाइस, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। सो दैट्स गाइस, दोस वर द वेरी इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चंस जो कि आज यानी कि 24 जून की फर्स्ट शिफ्ट के आपके आरआरबी एनटीपीसी के पेपर में पूछे गए। इफ यू गाइस लाइक द वीडियो एंड फाउंड इट इंफॉर्मेटिव, then don't forget to like, share and subscribe to our channel Info Island, because this is the only platform जहाँ पर आपको समय समय पे इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होती हैं, नोटिफिकेशंस होते हैं, वो सब आपको मिलते रहेंगे। सो या डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड अपने ही जितने भी यार दोस्त परिवारजन हैं उन सबको चैनल का लिंक जरूर से भेज देना, सो दैट दे कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल and make the most of it. So आज के लिए guys बस इतना ही। Thank you so much for watching. Thank you so much for your time. We will see you in our next video. तब तक के लिए all the very best to all the candidates and much love to all of you all. Thank you.